दोस्तों, आज हम हमारी जो रैपिड फास्ट सीरीज है उसके अंदर केमिस्ट्री का लिक्विड स्टेट टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आज हम लिक्विड स्टेट पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोलो 4 चीज़ें स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में है। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, देन उसके बाद वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ये आपके कोर्स का है, जिसमें से हर बार या तो विस्कोसिटी से या सरफेस टेंशन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस टॉपिक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जो सेफ नॉट फिक्स बट वॉल्यूम इज फिक्स। जो भी लिक्विड होता है उसका कभी कोई सेफ फिक्स नहीं होता। आप किसी भी कंटेनर में डालो वो उसका सेफ ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जो भी वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं, उनमें वाष्प दाब का गुण पाया जाता है। वेपर प्रेशर प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन ए वॉलेटाइल लिक्विड, ओनली वाष्पशील द्रव होगा तो ही वाष्प दाब होगा। उसके बाद श्यानता, विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किसी भी लिक्विड को हम फ्लो करते हैं, प्रवाह करते हैं, वो थोड़ी देर में रुक जाता है, वो उसके श्यानता के गुण के कारण होता है। उसके बाद द्रव में सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। किसी भी द्रव को जब कोई भी ड्रॉप होती है उसमें कम एरिया बोलो घेरने का जो गुण है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो हमें 3 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़नी है, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। सबसे पहले बात करें वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब। पहले तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए, ये केवल वाष्पशील द्रव, कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड होगा उसी का गुण होता है। वाष्पशील द्रव के बंद पात्र में वाष्पन तथा संघनन, क्लियर, की साम्य अवस्था एट इक्विलिब्रियम, वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। यानी हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड है और हमें वेपर प्रेशर मेजर करना है तो उससे पहले एक बंद कंटेनर में लेना पड़ता है। उसके बाद आपको मैंने कहा कि बोलो उसका नेचर है वॉलेटाइल का, तो द्रव के कण, वाष्पशील द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं। क्लोज कंटेनर होने के कारण वाष्प के पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकते हैं। जितनी वैकेंट पार्ट होता है उसके अंदर वेपर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, देन इसको वाष्पन कहते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि सारी वैकेंट स्पेस फिल होने के पर जो वाष्प के कण हैं वो द्रव में बदलने लगते हैं। इस तरह से कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जब दोनों तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन चलने लगती है तो एक कंडीशन ऐसे आती है कि बोलो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम पर वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब आप सोचो कि अगर कोई लिक्विड है लेकिन अगर उसके वॉलेटाइल नेचर ही नहीं है तो उसमें वाष्पन और संघनन का अगर प्रोसेस ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब नॉन वॉलेटाइल कोई भी लिक्विड हो उसका वेपर प्रेशर हमेशा 0 होता है। उसके बाद हम देखें वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक 2 फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल, और एक है ताप का प्रभाव। अगर हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखें तो वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको इमेजिन कीजिए, अगर किसी में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर जो है वो आपका कम ही होगा, क्लियर, ओके। इसी तरह से ताप का प्रभाव देखेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम विस्कोसिटी, शांता। द्रव का प्रवाह करने पर थोड़ी देर में रुकने का जो गुण है उसको शांता कहते हैं। जो भी डेंस लिक्विड होते हैं, गाढ़े द्रव होते हैं, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे ग्लिसरॉल है उसकी वाटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद विस्कोसिटी कैसे मेजर करेंगे, तो आपका कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए न्यूटन ने एक विस्कस लॉ दिया, न्यूटन्स विस्कस लॉ। न्यूटन ने कहा कि जब भी हम लिक्विड को फ्लो करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि लिक्विड जो है वो थोड़ी देर कुछ बोलो पार्ट रुक जाता है, देन जो सबसे अपर पार्ट होता है वो सबसे दूर जाके रुकता है। तो न्यूटन ने कहा कि जब मैं इसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लिक्विड को जो फ्लो किया जाता है किसी भी सरफेस पे, तो एक्चुअली वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर बोलो वो फ्लूइड जाता है, जिसमें जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है और जो अपर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स इनकी वेलोसिटी में वेरिएशन होने से और एक ही डायरेक्शन में ये सब चलती है तो इनमें रिलेटिव मोशन होती है। इस वजह से क्या होता है, एक बोलो रेजिस्टेंस फोर्स, एक विस्कस फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से ये लिक्विड रुक जाता है, क्लियर। तो जो विस्कस फोर्स होता है
प्रैक्टिकली देखा गया तो वो एक तो आपका बोलो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वेग प्रवणता, ओके। और उस दूसरा देखा गया कि जो दो लिक्विड का कॉन्टैक्ट सरफेस है एरिया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको विस्कोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, ओके। फिर देखा गया कि भाई ये विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट है, ओके, उसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने कहा एफ बराबर बोलो आपका विस्कस फोर्स इजिकल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट ए डी वी अपॉन डी एक्स, तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ बोलो अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो हम एम के एस में देखेंगे तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डी एक्स का मीटर, तो इस तरह से न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया। एक पोइजेली नाम का साइंटिस्ट था, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए विस्कोसिटी कोफिशिएंट की एम के एस यूनिट पोइजेली बनाई गई। इसी तरह से सी जी एस में देखें वही फॉर्मूला, विस्कोसिटी कोफिशिएंट इजिकल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमने फोर्स का लिखा सीजीएस में डायन, एरिया का लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर और डीवी अपॉन डीएक्स का लिखा सेंटीमीटर पर सेकंड एंड सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आ गया डायन इंटू सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को एक साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए पॉइस बनाया। अब क्या होता है, पोइजली पॉइस इतनी कॉमन यूनिट नहीं है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट को ध्यान नहीं देता है कि ये किसकी है, बोलो क्लियर। तो आपको इनमें रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 पोइजली इजिकल टू 10 पॉइस होता है। हमेशा कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी या दो किसी में भी रिलेशन होता है तो वो रिलेशन आया कैसे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भूल सकते हैं, बहुत प्रोसेस ध्यान रहता है। तो अभी हमने देखा एम के एस यूनिट में 1 पोइजल इजिकल टू न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाई बोलो मीटर स्क्वायर है। तो अगर सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 डाइन लिखेंगे, और मैंने कहा सेकंड की जगह सेकंड, और मीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से ये कट हो गया और 1 पोइजल इजिकल टू 10 पॉइस आ गया। डायमेंशन देखें तो आपका फोर्स इजिकल टू विस्कस फोर्स इजिकल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट इजिकल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का m1 L1 T-2, एरिया का L स्क्वायर, वेलोसिटी का L1 T-1 और L1 से L1 कट गया, ये L1 से L1 कट गया, T1 से T1 माइनस से T-2 कट गया। अल्टीमेटली आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट की डायमेंशन क्या आई, m1 L-1 T-1। अब इमेजिन करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको आने का चांस रहता है। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ विस्कोसिटी, ओके, बोलो आपका जो ये 3 प्रॉपर्टी है इनका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है वो अक्सर पूछा जाता है। तो मैंने कहा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, विस्कोसिटी और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इमेजिन कीजिए कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतनी ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। आई होप आपको ये दोनों फैक्टर समझ में आए होंगे। स्पेशली जो टेम्परेचर का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम बोलो सरफेस टेंशन। इस लिक्विड स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी मैंने कहा द्रव की बोलो सतह सरफेस एरिया को कम घेरने की जो गुण है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी मैंने कहा किसी द्रव के कम क्षेत्रफल रखने के गुण को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे एग्जांपल बारिश की जो आपके रेन की ड्रॉप होती है उनका स्फेरिकल शेप होने का कारण ही सरफेस टेंशन है। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो आपकी बारिश की बूंदें हैं वो गोलाकार स्फेरिकल होती है, उसके किस गुण के कारण होती है, तो सरफेस टेंशन के कारण होती है। फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये किसी भी सरफेस किसी भी लिक्विड सरफेस की पर यूनिट बोलो लेंथ के एकांक क्षेत्र एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है बोलो पर यूनिट लेंथ फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर होगी, डायमेंशन न्यूटन की F अपॉन L लिखा तो m1 L1 T-2, L1 बोलो आपका कट हो गया m1 L0 T-2।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद सरफेस टेंशन को प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम सबसे पहले देखें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अणुओं की तापीय सक्रियता, जो आपकी थर्मल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और थर्मल एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इनके अंदर जो कोहेसिव अट्रैक्शन है बोलो बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। इस तरह से आपने देखा कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में प्रभाव पड़ेगा, घटेगा घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो ध्यान रखना दोनों में सेम इफेक्ट आता है। उसके बाद अगर हम देखें सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कोई भी लिक्विड है उसके अंदर अगर हम कोई सोल्यूट मिलाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सोल्यूट सोलेबल होगा या नॉन इनसोलेबल होगा। तो आपको मैंने कहा इफ मोर सोलेबल, तो आपको मैंने कहा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बोलो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आपको मैंने कहा इनसोलेबल, ओके, यानी अघुलनशील है तो आपका लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे वाटर और शुगर, वाटर ऑयल, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि आज आपसे मैं कहूँ कि जो आपका सरफेस टेंशन है बेसिकली उसका एप्लीकेशन देखें तो आपने देखा होगा कि साबुन जो होती है बोलो उसको जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ लुब्रिकेंट बोलो ऑयल वगैरह जरूर डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जब साबुन को यूज किया जाता है किसी कपड़े पर तो झाग वगैरह अच्छे से फैले, क्योंकि सरफेस टेंशन जितना जितना कम होगा तभी फैलेगा और जितना ज़्यादा होगा वो पास लेके आएगा। क्लियर। इसी तरह से आपने देखा होगा जितने भी ऑइंटमेंट आते हैं, ओके, जो हमारे स्किन पर चोट लगने पर लगाए जाते हैं वो भी थोड़े चिकने होते हैं, क्योंकि चिकनाई वाली चीज़ अगर किसी में मिला दी जाए तो वो सरफेस टेंशन को कम कर देती है, और सरफेस टेंशन कम होगा तभी वो स्किन पर अच्छे से फैला हुआ रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हमने देखे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअली क्या होता है कि सरफेस टेंशन टॉपिक के अंदर और भी कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट संपर्क कोण के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने कहा कि आपको तीन पॉसिबिलिटी, अगर कोई भी एंगल है तो या तो वो बिलो 90 हो सकता है या अबव 90 हो सकता है या इक्वल 90 हो सकता है। तो तीन केस में मैंने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में मैंने कैपिलरी डाली, ओके, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया वाटर और कैपिलरी ग्लास की। क्लियर। ओके। एक मैंने कंटेनर के अंदर मरकरी लिया और उसमें ग्लास की कैपिलरी डाली, एक में मैंने वाटर लिया और उसमें सिल्वर यानी एजी की कैपिलरी डाली। क्लियर। ओके। तो अपन क्या देखते हैं कि इस वाले केस के अंदर बोलो आपका इस तरह का मेनिस्कस बनता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जब भी जो नवचंद्रक बनता है बोलो उस पर हम टेंजेंट खींचते हैं और वो कैपिलरी की सॉलिड सरफेस से जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पर भी देखें तो आपने देखा कि यहाँ पर टेंजेंट खींची और ये एंगल बनाया, और यहाँ पर टेंजेंट खींची एंगल बनाया। अब हम इमेजिन करें कि इसकी मेनिस्कस ऐसे कैसे बनी होगी। क्लियर। ओके। नवचंद्रक, तो हमने देखा रिलेशन बिटवीन कोहेसिव और एडिसिव फोर्स। ससंजन बल और आसंजन बल क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, ओके, और एडिसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा एडिसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। तो इमेजिन करो कि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है और वो कैपिलरी की जो वॉल है उसके बिटवीन जो है आपका एडिसिव फोर्स वो वाटर के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, तभी आप देखोगे कि ये वाटर जो है, ये जो आपका वाटर के मॉलिक्यूल है वो कैपिलरी के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। क्लियर। ओके। और यहाँ पर मैंने कहा कि कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज़्यादा है, इसीलिए आप देखोगे कि वाटर के मॉलिक्यूल कैपिलरी के अंदर वॉल से दूर हो रहे हैं, ओके, और यहाँ पर ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है मेनिस्कस की, और यहाँ पर बराबर है तो ना ऊपर चढ़ रहा है या ना नीचे उतर रहा है। उसके बाद अगर शेप ऑफ मेनिस्कस देखें तो इसमें आपकी कॉनकेव बनी थी, इसमें कॉन्वेक्स बनी थी और इसमें प्लेन बनी थी। इमेजिन करना, मैं आपसे कह रहा हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट वाले में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कुछ पूछा जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी बोलो कैपिलरी को किसी लिक्विड में डाला और उसके अंदर जो आपका एडिसिव फोर्स है उसका वैल्यू कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है,
तो बताओ शेप ऑफ मेनिस्कस क्या होगा? तो डेफिनेटली कॉनकेव होगा। अगर आपसे कहा जाए कि किसी बोलो लिक्विड में हमने कैपिलरी को डाला और उसके अंदर जो शेप ऑफ मेनिस्कस है वो आपका कैसा है? सपोज दैट कॉन्वेक्स है। बोलो आपका तो बताइए उसमें एडेसिव कोहेसिव में क्या रिलेशन होगा? तो आई होप हम बता सकते हैं कि इस वाले केस में एडेसिव से ज़्यादा कोहेसिव होगा, और प्लेन है इट मीन्स इक्वल है। उसके बाद जो कैपिलरी है उसमें द्रव का क्या मामला होगा? तो अगर ऐसा होगा तो द्रव चढ़ेगा, क्लियर? ओके, ऐसा होगा तो नीचे उतरेगा, और इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कंटेनर में लिक्विड का लेवल होगा वही वो कैपिलरी में लेवल होगा, क्लियर? और कैपिलरी भीगती है या नहीं भीगती है? तो जब भी द्रव ऊपर चढ़ेगा यानी तो ही कैपिलरी भीगेगी। यहाँ पर भीगने का मतलब क्या है कि इस बोलो जो हमारा कंटेनर के लिक्विड का लेवल है उससे ऊपर अगर पानी आपका कैपिलरी में जाएगा तो दीवारें भीगेगी, और नहीं जाएगा तो नहीं भीगेगी, क्लियर? ओके। और उसके बाद इसमें भी नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि ये वाले सारे रिजल्ट कब आते हैं? जब हम कंटेनर में वाटर लेते हैं लिक्विड और उसमें ग्लास की कैपिलरी डालते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, क्लियर? अगर ये वाले रिजल्ट कब मिलेंगे? जब हम किसी कंटेनर में मरकरी को लिक्विड डालेंगे एज ए और उसमें ग्लास की कैपिलरी लेंगे। ये वाले रिजल्ट कब मिलेंगे? जब हम किसी कंटेनर में वाटर डालेंगे और सिल्वर की कैपिलरी लेंगे। तो ये सब बातें मुझे पता थी, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वही चीज़ यूज किया। देखो वाटर, ग्लास कैपिलरी, बोलो मरकरी और ग्लास कैपिलरी, और सिल्वर और आपके वाटर, क्लियर? आई होप आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आया होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रस्थ तनाव में किया गया कार्य, वर्क इन सरफेस टेंशन। एक्चुअली सरफेस टेंशन अपने आप में एक टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट में आता है, तो इससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए मैंने आपको सरफेस टेंशन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि W इजिकल टू T इंटू डेल्टा है, यानी जो सरफेस टेंशन में किया गया कार्य होता है वो आपका सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो हम कैसे यकीन मान लें कि सरफेस टेंशन और चेंज ऑफ एरिया जो है उसका मल्टीप्लिकेशन वर्क के इक्वल होगा? तो डेफिनेटली हम यूनिट से चेक कर सकते हैं। हमने देखा सरफेस टेंशन क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट हो गया, बचा गया न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है। इट मीन्स ये फॉर्मूला डेफिनेटली वर्क का है, ओके? अब यहाँ पर एक नोट पहले से पता होना चाहिए, अगर आपकी वाटर ड्रॉप है या एयर बबल्स है तो हमेशा ध्यान रखना सरफेस एक होती है, इसलिए उसके लिए एक ही टी यूज करेंगे। अगर आपका साबुन का बुलबुला है या साबुन की फिल्म है तो दो सरफेस होती है, दो मैंने कहा सतह होती है, इसलिए उसके अंदर 2T यूज करेंगे, क्लियर? टोटल 5 केस हमें स्टडी करना होता है कि R रेडियस की वाटर ड्रॉप बनाने के लिए किया गया कार्य, R1 से R2 रेडियस की वाटर ड्रॉप बनाने के लिए किया गया कार्य, R1 रेडियस का साबुन का बुलबुला बनाने किया गया कार्य, R1 से R2 रेडियस का साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य, एक बड़ी R बोलो रेडियस वाली ड्रॉप से N छोटी ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य, और N छोटी ड्रॉप से R बड़ी रेडियस वाली ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य। टोटल 6 केस होते, 6 के 6 मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा R रेडियस की वाटर ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य, तो हमने देखा फॉर्मूला तो इसमें यही होगा, क्या होगा बोलो? आपका W इजिकल टू T इंटू डेल्टा A। तो हमने डेल्टा है चेंज ऑफ एरिया, जब हम R रेडियस की वाटर ड्रॉप बनाएंगे तो फाइनली 4πr² वाली वाटर ड्रॉप बनेगी, और पहले का कुछ दे ही नहीं रखा तो हम जीरो मान लेंगे। तो आपने देखा कि 4πr² इंटू टी, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 4πtr²। अब R1 रेडियस से R2 रेडियस की वाटर ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य, डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला ही क्या है? वर्क इजिकल टू T इंटू डेल्टा A, चेंज ऑफ एरिया। तो चेंज ऑफ एरिया का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर, तो आपका T 4πr² माइनस 4πr1², तो अल्टीमेटली 4πt कॉमन आ जाएगा और R2² माइनस R1² आ जाएगा। उसके बाद R रेडियस का साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य, तो हम इस बार सरफेस टेंशन T डैश लेंगे, और T डैश की जगह दो सरफेस होने की वजह से 2T आएगा, तो 2T 4πr², तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 8πtr²। उसके बाद R1 रेडियस से R2 रेडियस की साबुन का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य, वही W इजिकल टू T डैश डेल्टा है, T डैश की जगह 2T लिखेंगे क्योंकि 2 सरफेस होती है, और 4πr2 बोलो R2² माइनस 4πr1², तो अल्टीमेटली कॉमन लेके तो 8π
टी R2 स्क्वायर माइनस R1। सबसे इंपॉर्टेंट केस है R रेडियस की जो बड़ी वाटर ड्रॉप है उसे n छोटी ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य। तो कार्य तो निकालना ही है, उससे पहले ये थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए। एक तो जब भी बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस तो एंडोथर्मिक होगा, आपको इसमें देना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके, देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। डेफिनेटली हीट देनी पड़ेगी, लीक किसे जाएगी? इंटरनल एनर्जी से। और ताप में क्या आएगी? बोलो कमी। और सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा? बोलो इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके। और मैंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट से क्या होता है कि हम दोनों की रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जब बड़ी ड्रॉप थी उसका वॉल्यूम बोलो 4πr क्यू, छोटी ड्रॉप थी तो उसका क्या होगा? एक का है 4πr स्मॉल r3 क्यू, तो n ड्रॉप थी तो n से मल्टीप्लाई किया, 4π कट हो गया, 3 पाई से कट हो गया। तो इस तरह से आपका R3 इजिकल टू एन आर स्मॉल r3 आ गया। अब हमने देखा हमारा कार्य का फॉर्मूला यही है, W इजिकल टू टी A2 माइनस A1। ओके, A2 कौन है? ये रहा n 4πr स्क्वायर। बोलो आपका A1 वो रहा 4πr स्क्वायर। क्लियर? तो t को कॉमन ले लिया तो 4πt कॉमन आ गया, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर रिलेशन पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये n इजिकल टू क्या लिख दिया? R3 अपॉन R3। क्लियर? इसको उठाया, यहाँ रखा, आर स्क्वायर से आर क्यूब में कटा तो नीचे r बचा। और फिर हमने यहाँ पर बोलो आर क्यू कॉमन लिया तो 1/r, और यहाँ पर 1/r कैपिटल हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करूँगा तभी आर क्यू होगा और कॉमन आएगा, नीचे r रह जाएगा। इस तरह से ये आपका वाटर का वर्क का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? ओके। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उल्टा देखते हैं, एन छोटी, बोलो आपको मैंने कहा ड्रॉप से एक आर रेडियस की बड़ी ड्रॉप बनाने में किया गया कार्य। तो एक तो ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बोलो आपकी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। रिलेशन वही आएगा और n इजिकल टू भी क्या होगा? R3 डिवाइड बाई R3। ओके, और वर्क का फॉर्मूला भी वही आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो वर्क के इस तरह से 6 केस मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैपिलरिटी क्या होती है, केशिकात्व। तो सब जानते हैं केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के गुण को क्या कहते हैं? कैपिलरिटी, केशिकात्व कहते हैं। तो आपका कितना H ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कैपिलरी की रेडियस पे डिपेंड करता है। जूरीन एक नाम का पर्सन था, उसने वैज्ञानिक ने एक लॉ दिया था जिसे जूरीन का लॉ कहते हैं। उन्होंने पूरे डेरिवेशन करके ये पता लगाया कि जो आपका द्रव अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है वो 2t cos थीटा अपॉन r रो जी के बोलो इक्वल होता है। तो यहाँ से इन्होंने एक रिलेशन बताया कि जितनी कैपिलरी फाइन होगी, जितनी उसकी रेडियस कम होगी, उतना ही H ज़्यादा होगा। तो H और R में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। H1R1 इजिकल टू H2R2। अगर मुझे कभी कहा जाए कि एक कैपिलरी जिसकी इतनी रेडियस है तो उसको हम किसी लिक्विड में रखते हैं तो इतना पानी चढ़ता है, अगर इतनी रेडियस वाली लेंगे तो कितना चढ़ेगा, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ H क्या है? द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। बोलो द्रव में ऊपर चढ़े, द्रव की ऊंचाई केस नली में। और R क्या है? केस नली की त्रिज्या। बोलो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, आई होप आपको ये भी बात समझ में आया होगा। मैं यहाँ H ये कर रहा हूँ और R मैंने कहा रेडियस ऑफ कैपिलरी। बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक्सिस प्रेशर, दाब आधिक्य। बोलो आपको मैंने कहा कि जो इंटरनल प्रेशर होता है वो वाटर ड्रॉप या किसी में भी बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है तभी तो वो फुली भी रहेगी, इसलिए इसको डिफरेंस जो होता है उसे एक्सिस प्रेशर कहते हैं। और एक्सिस प्रेशर बोलो आपका वाटर ड्रॉप के लिए, यानी मैंने कहा जल की बूंद के लिए, बोलो 2t अपॉन r होता है। और अगर हम साबुन के बुलबुले के लिए कह रहे हैं तो वो आपका 40 अपॉन r होता है। अगर आपको ये पता है तो इसमें भी क्या होगा? p एक्सिस। एक्चुअली करना क्या है? 2t डैश अपॉन r, और t डैश यहाँ पर क्या यूज लिया जाएगा? बोलो आपने देखा t डैश जो होता है वो आपका मैंने कहा डबल लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 अपॉन r हो जाएगा। आई होप आपको पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने बहुत ही रैपिड फास्ट तरीके से, मतलब आप इमेजिन करोगे कि मैंने 15 से 20 या
25 मिनट के अंदर पूरा लिक्विड स्टेट टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। 10-15 मिनट में आप पढ़ करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। आई होप आप रैपिड फास्ट सीरीज़ का ज़रूर आप फ़ायदा ले रहे होंगे, इसका आपका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से पढ़ते रहें और अपना जो एग्ज़ाम है उसके अंदर सफलता ज़रूर प्राप्त करें। ओके दोस्तों।